धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के विकास और बदलाव पर मोदी सरकार का पूरा जोर है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक संशोधन में इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। पर क्या बदलता जम्मू कश्मीर कांग्रेस को बेचैन कर रहा? क्योंकि 2024 के रण में बीजेपी अपने 2 वादों के पूरा होने का रिपोर्ट कार्ड लेकर मैदान में उतरेगी। एक राम मंदिर, दूसरा जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटा दे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को खूब निशाने पर लिया। चर्चा नेहरू की भी हुई और पीओके तक गई। अब तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि 2024 से पहले क्या मोदी और शाह पीओके वाला सरप्राइज देने वाले हैं? पाकिस्तान में आतंक के आका हाफिज सईद का एक और गुर्गा खल्लास हो गया। भारत का एक और मोस्ट वांटेड आतंकी बेमौत मारा गया। नाम है अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान। लश्कर का यह आतंकी लश्कर चीफ हाफिज सईद का बेहद खास था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी वारदातों का मास्टरमाइंड था और इसमें सबसे अहम था 2016 में पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ आतंकी हमला। जाहिर है पाकिस्तान के कराची में मारे गए आतंकी अदनान अहमद उर्फ हंज कभी ऐसा नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक है। इस विषय पर चर्चा मैंने यही कहा है। 2024 से पहले पीओके वाला सरप्राइज क्या होने वाला है, यह सवाल तब उठना शुरू हुआ जब आज सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक सामने पास कर दिया। न सिर्फ सरकार का विजन गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, बल्कि इतिहास में की गई राजनीतिक गलतियों को भी एक एक करके गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल से पूरे लोगों के सामने रखा। ध्वनि मत से गृह मंत्री के हर एक बात का वहां पर समर्थन भी किया गया। लेकिन इस बात की चर्चा न सिर्फ भारत के राजनीतिक हलकों में बल्कि पाकिस्तान तक पहुंची और यह बौखलाहट मच गई कि 370 हटा देने वाली सरकार क्या पीओके पर एक्शन लेने वाली है। 70 साल की सुनते थक गए हैं। अभी तो मैं ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी और सारे मंत्रीगण, मैं आप लोगों से गुजारिश करते हैं हमारे स्पीकर साहब के दौरान एक दिन ये सदन चलते चलते एक दिन एक डेजिग्नेटेड डे हो जिसमें कश्मीर और नेहरू जी और क्या उनका गलती क्या सच सब खुले आम चर्चा किया जाए। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं जी, हम तैयार हैं। आप तैयार करो, आप अधीररंजन जी दरखास्त हम तैयार हैं। मैं दरखास्त अभी कर लूं चर्चा, अभी दे दिए हैं, अभी चर्चा करने के लिए तैयार हूं मैं। जम्मू कश्मीर पर नेहरू के दौर की चर्चा का दिन भले अभी तक तय नहीं हुआ हो, होगा भी या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन गृह मंत्री शाह ने नेहरू काल की गलतियों का जिक्र करते हुए खुद पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के ही एक पत्र को कोट किया। यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा इनटू ब्रैकेट सीज फायर। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। मोदी शाह की कोशिश जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत करने की है। यही वजह है कि परिसीमन के बाद नए सिरे से राज्य में सीटों का ऐलान शाह ने संसद में किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें हुआ करती थीं, जो परिसीमन में बढ़कर 114 हो गई हैं।
इसमें जम्मू में 43 सीटें, कश्मीर में 47 सीटें और पीओके की 24 रिजर्व सीटों के अलावा एसटी की 9 सीटें, कश्मीरी विस्थापितों के लिए 2 सीटें और पीओके से विस्थापित के लिए 1 सीट रखी गई है। इसके अलावा नामांकित 5 सीटें भी होंगी। धारा 370 हटने के बाद से विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रहा है, लेकिन सच यह है कि 2014 से पहले तक कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी की घटनाओं से लेकर आतंकी घटनाओं तक पर न सिर्फ लगाम कसी है, बल्कि जम्मू कश्मीर अब विकास की नई तस्वीर के साथ चमक रहा है। संसद के भीतर जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2023 पर चर्चा करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस को ओबीसी वाले कार्ड पर जमकर घेरा। यहाँ कांग्रेस के ढेर सारे मित्र बैकवर्ड क्लास करते हैं। कुछ नेता होते हैं जिनको हाथ में कुछ लिखकर पकड़ा लो तो 6 महीने नया कागज ना आए तब वही बोलते रहे। मान्यवर, मैं ऐतिहासिक सत्य के साथ इस सदन के अंदर स्टेटमेंट करने में झिझक नहीं रहा हूं कि बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा विरोध कोई एक पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग को 70 साल से संवैधानिक मान्यता नहीं दी जाती थी। क्यों नहीं दी जाती थी? क्यों उनको सम्मान नहीं मिलता था? जबकि संविधान का मैंडेट था, मगर नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने इसको संवैधानिक मान्यता देने का। जम्मू कश्मीर के आज और कल की तस्वीर का जिक्र करते देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में 2014 के पहले के आतंकवाद के दौर से लेकर कश्मीरी पंडितों के विस्थापन, अराजकता के माहौल, वोट बैंक की सियासत और नेहरू के काल में इस मुद्दे पर की गई गलतियों का जिक्र किया। 2024 की चुनावी जंग में जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी अहम है। खासकर धारा 370 हटाने के संकल्प को बेहद सकारात्मक तस्वीर के साथ मोदी सरकार ने पूरा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इस बड़ी खबर सामने आई कि जहां बीजेपी आलाकमान ने वसुंधरा राजे सिंधिया को दिल्ली बुलाया। वसुंधरा राजे अब से थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगी। आज रात 10:30 बजे इंडिगो फ्लाइट से वो दिल्ली पहुंचने वाली। कल केंद्रीय नेतृत्व से वसुंधरा मुलाकात करेंगी। हालांकि एक पक्ष ये भी कह रहा है कि मसल फ्लेक्सिंग की एक्सरसाइज भी राजस्थान में की जा रही है। वसुंधरा राजे का नाम प्रबल तौर पर पहले सामने आया कि हो सकता है कि पुरानी कद्दावर नेता है, मुख्यमंत्री रह चुकी है, राजस्थान की बागडोर संभाल चुकी है और विधायकों का एक बड़ा गुट है जो चाहता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री पद की कमान संभालें। लेकिन उसके बावजूद कई नाम चर्चाओं में हैं और आज रात 10:30 बजे की फ्लाइट से पकड़ करके दिल्ली पहुंचकर कल मुलाकात हो। लेकिन सवाल सिर्फ राजस्थान को लेकर नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा, इसे लेकर भी दिल्ली में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच बैठक है। कल भी करीब 4 घंटे तक मंथन हुआ। माना यह जा रहा है कि मोदी और शाह ने तीनों राज्यों के सीएम का नाम तय कर दिया। इंतजार केवल ऐलान का है। सूत्रों के मुताबिक इस बार सीएम का नाम चौंका सकता है, क्योंकि जो नाम अब तक सामने आए या रेस में आगे, मोदी उनसे हटकर भी फैसला ले सकते हैं। चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। मध्य प्रदेश में 4, राजस्थान में 8 और छत्तीसगढ़ में 5 चेहरे ऐसे सामने आ चुके हैं जो सीएम पद की रेस में हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि 3 राज्यों का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भोपाल टू दिल्ली सीएम के नाम पर मंथन हो रहा है। जयपुर टू दिल्ली हलचल हो रही है। रायपुर टू दिल्ली दांव चले जा रहे हैं। सबके अपने अपने दावे, अपने अपने कयास, मगर नाम किसका फाइनल होगा ये कोई नहीं बता रहा। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। क्या मैं इस समय केंद्रीय मंत्री और भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं, कह सकते हैं सर ऐसा? मुझे लगता है कि पार्टी अटकलबाजियों पर नहीं चलती है। परिणाम आ गए हैं, हम सब इंतजार करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का फैसला होता है वो कार्यकर्ता स्वीकार करता है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना। सबसे पहले बात उस मध्य प्रदेश की जहां चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा खतरा था और जीत के बाद भी सबसे ज्यादा मशक्कत इसी स्टेट के सीएम को लेकर हो रही है। जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है उनकी मजबूती क्या है, उनके सीएम रेस में होने की वजह क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि जिनका नाम सामने है वो इस वक्त कहां है। शिवराज सिंह चौहान रिजल्ट के बाद से ही मध्य प्रदेश में है। प्रहलाद पटेल दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी दिल्ली में मौजूद हैं। वीडी शर्मा के भी दिल्ली पहुंचने की खबर है। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद की इन नेताओं की एक्टिविटी बता रही है कि यही वो चेहरे हैं जिनके सीएम बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। बात करूं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पद के दावेदार इसीलिए सबसे ज्यादा हैं मुख्यमंत्री पद के, क्योंकि वो ओबीसी का एक बहुत बड़ा चेहरा है। पिछले 18 साल से ज्यादा वक्त से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन आउट्स जानते हैं, आरएसएस के बहुत पसंदीदा हैं और इसके अलावा उनकी महिलाओं में जो भूमिका है, महिलाओं की जो वो पहली पसंद है। शिवराज सिंह चौहान के सीएम रेस में होने की बड़ी वजह है एमपी का अप्रत्याशित रिजल्ट। मौजूदा मुख्यमंत्री होना उनके फेवर में बताया जा रहा है। ओबीसी से बिलोंग करना उनका एक्स फैक्टर है। जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। महिलाओं के बीच शिवराज की खासी लोकप्रियता दिखी है। एमपी के रिजल्ट ने शिवराज का कद बढ़ा दिया है और जिस त्याग की बात वो बार बार कर रहे हैं उससे कोई भी उन्हें सीएम रेस में पीछे नहीं मान रहा। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले। सीएम का नाम दिल्ली से तय होगा और इसीलिए प्रहलाद पटेल के दिल्ली में होने की टाइमिंग उनके चर्चा में होने की वजह बन रही है। प्रहलाद पटेल ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व के खास माने जाते हैं। चुनाव के दौरान बीजेपी ने उनका इस्तेमाल कई सीटों पर किया। उनके कद का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है प्रहलाद पटेल के पास कोई ना कोई मंत्रालय रहा है। कयास इस बात के भी है कि अगर सीएम नहीं बने तो कोई बड़ा मंत्रालय उनके पास होगा। अगर इन दोनों के नाम पर मुहर नहीं लगी तो फिर तीसरे चेहरे के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने आ रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर 2 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। शिवराज सरकार में मंत्री रहने का अनुभव भी उनके पास है। इन सब के बीच एक नाम और है जो चौंकाने वाला है। ये है वीडी शर्मा। वीडी शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। संगठन में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। बूथ मैनेजमेंट का जो फॉर्मूला बीजेपी ने एमपी में अपनाया उसके पीछे वीडी शर्मा की स्ट्रेटजी भी थी। मध्य प्रदेश में इफ बट के चांस कम हैं, मगर राजस्थान में बहुत चर्चा इस बात की है कि कोई नया चेहरा ही मुख्यमंत्री बन सकता है। इनमें सबसे ऊपर अर्जुन राम मेघवाल का नाम है जो इस वक्त दिल्ली में है। गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस रेस में शामिल हैं। शेखावत भी दिल्ली पहुंचे थे। बाबा बालकनाथ भी रिजल्ट के अगले दिन ही दिल्ली पहुंच गए थे। दिया कुमारी भी दिल्ली में मौजूद हैं। वसुंधरा राजे के तौर पर एकमात्र ऐसा नेता है जो इस वक्त जयपुर में है। भले ही संभावना इस बात की है कि कोई नया चेहरा ही राजस्थान का सीएम बन सकता है, मगर इस लिस्ट से वसुंधरा राजे को अलग नहीं रखा जा सकता। चुनाव से पहले तक माना जा रहा था कि वसुंधरा नाराज हैं और बीजेपी की तरफ से साइडलाइन किए जाने की बात भी सामने आई। कई बार वो रैलियों में मंच पर दिखी और कई बार नहीं भी, लेकिन जैसे ही बीजेपी की जीत हुई वसुंधरा एक्टिव हो गई। सूत्रों का दावा है कि वसुंधरा राजे 68 विधायकों से बात कर चुकी हैं। इनमें से 28 विधायक उनसे मुलाकात कर चुके हैं। वसुंधरा राजे की इस फील्डिंग में ज्यादा वजन अर्जुन राम मेघवाल का बताया जा रहा है। मेघवाल 2 बार के सांसद हैं, पीएम मोदी से नजदीकी है, एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी की रणनीति यही है कि उसी चेहरे पर दांव खेला जाए जो 2024 में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए दिल्ली और जयपुर के बीच अच्छी तरह कनेक्ट कर सके।
जो इस दौड़ में शामिल हैं, जिनकी संख्या आधा दर्जन से अधिक है, उनको शक्ति प्रदर्शन से दूर रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में कोई भी अपना शक्ति प्रदर्शन करता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर पर जाकर उनसे मुलाकात जरूर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं और इसीलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि बाबा बालकनाथ को कुर्सी देकर मोदी हिंदुत्व कार्ड खेल सकते हैं। फायर ब्रांड नेता बाबा बालकनाथ के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की और उनके एक बयान को बाबा बालकनाथ की सीएम दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं भी बाबा बालकनाथ जी से कहूंगा कि जयपुर में शपथ लेने के बाद 22 जनवरी के बाद तिजारा के राम भक्तों को लेकर के वे अयोध्या जरूर पधारें। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भले ही सस्पेंस हो, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी को चुनाव लड़ाना भी इस बात के संकेत दे रहा है कि बीजेपी के सीनियर लीडर इनके नाम पर भी मंथन कर सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत आरएसएस के करीबी हैं, पीएम मोदी के नजदीकी हैं। बीजेपी की सेंट्रल पॉलिटिक्स में उनकी स्वीकार्यता है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से लोकसभा चुनाव हरा चुके हैं। साफ छवि और कूल रहने का अंदाज भी उनके लिए पॉजिटिव बताया जा रहा है। हालांकि वसुंधरा के रिप्लेसमेंट के तौर पर दिया कुमारी का नाम आना भी पूरे समीकरण को दिलचस्प बना रहा है। दिया कुमारी राजपूत वोटरों का मजबूत चेहरा मानी जाती हैं। वो सांसदी के पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। अगर दिया कुमारी के नाम पे मुहर लगती है तो इसके जरिए यह मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी अपने परंपरागत वोटरों की नाराजगी लेने के मूड में नहीं। अरुण साव, विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी, रेणुका सिंह और रमन सिंह, ये वो नाम हैं जो छत्तीसगढ़ की सीएम की रेस में हैं। हालांकि इन पांचों नेताओं में इस बार रमन सिंह पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वजह क्लियर है, ना तो बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने उन्हें दिल्ली बुलाया, ना ही रिजल्ट के बाद उनकी खास सक्रियता दिखी। देखिए, जब सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू होगी, मुख्यमंत्री या दल का नेता का चयन हो जाएगा, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया बढ़ेगी। आज कोई मुख्यमंत्री है नहीं, कोई अभी किसी का नाम फाइनल हुआ नहीं है, तो इसमें अभी चर्चा करना कोई मतलब नहीं है। यह तय है कि छत्तीसगढ़ में इस बार नया सीएम होगा, लेकिन सवाल है कि कौन। तो इसमें सबसे बड़ा नाम बताया जा रहा है अरुण साव का। अरुण साव ओबीसी समाज से बड़ा चेहरा है। सूबे के 12% साहू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीएम मोदी खुद एक बार छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में इस समाज का खास तौर पर जिक्र कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं ये बात साफ हो चुकी है कि अब किसी नए चेहरे को राज्य के नेतृत्व का जिम्मा मिलेगा, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर वो नेता बीजेपी को आगे बढ़ा सके। विष्णुदेव साय भी सीएम बनने की रेस में हैं। इसकी बड़ी वजह है उनका रमन सिंह का करीबी होना और मोदी से पुराना कॉन्टैक्ट। बीजेपी विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर आदिवासी समुदाय को अपने पाले में ला सकती है। सांसद, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष का अनुभव भी उनके पास है। खुद अमित शाह ने विष्णुदेव साय को लेकर बड़ा इशारा किया था। विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे।